पश्चिम सिक्किम के ग्यानशिंग इलाके में लैंडस्लाइड से तबाही, 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से घरों में दरारें आ गई, खतरे की जद में आई सड़कें भी, सहमे लोग। मौके पर प्रशासन अलर्ट हुआ। हैदराबाद में हुई भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े। हुजूर नगर में 1 घंटे में हुई 130 mm बारिश। मौसम विभाग ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। पंजाब में बाढ़ की वजह से प्रभावित लोगों की मदद का काम जारी है। पंजाब के मंत्री लालचंद कटारूचक ने पठानकोट का दौरा किया और बाढ़ से प्रभावित परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। पंजाब में बाढ़ को लेकर बोले आप सांसद हरभजन सिंह, बहुत ही ज्यादा खराब हालात हैं। सरकार लोगों को राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है, हालात सुधरने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। यूपी में कन्नौज के कई गांव बाढ़ से प्रभावित। यूपी के मंत्री असीम अरुण ने प्रभावित इलाकों का दौरा भी किया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हरियाणा की यमुनानगर इलाके में भी बाढ़ का कहर जारी। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। कहा कि जितना मुआवजा सरकार दे रही है वो बहुत कम है। सत्ता में किसानों के मुद्दे पर सियासी उबाल। विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने रोका केंद्रीय कृषि मंत्री का काफिला। किसानों की समस्याओं पर तत्काल ध्यान देने की मांग। मौसम सुधरने के बाद पहले जैसी लौटी केदारनाथ धाम में रौनक। भक्तों के जयकारों से गुंजायमान हुआ धाम। कड़ी सुरक्षा के बीच हर दिन 5000 से अधिक धाम लोग पहुंच रहे हैं और अब तक 15,07,957 तीर्थयात्रियों ने बाबा केदार के दर्शन किए। और चलिए बात कर लेते हैं नेपाल की, क्योंकि भारी हिंसा के बाद नेपाल में अब क्या स्थिति है वो जानना बहुत जरूरी है। अंतरिम सरकार के लिए आखिर किसके नाम पर अब सहमति बनती नजर आ रही है और हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा। नेपाल की हिंसा से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का अपडेट आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड। नेपाल में अंतरिम सरकार के लिए सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनी। संसद के अध्यक्ष और राष्ट्रपति के बीच हुई बैठक। नई सरकार के लिए सभी पार्टी नेताओं से भी चर्चा हुई है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शनों में करीब अब तक 36 लोगों की मौत, 1760 लोग घायल। नेपाल के कई जिलों में रात भर लगा रहा कर्फ्यू। सुबह 6 से 11 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक कर्फ्यू में दी जा रही ढील। नेपाल पुलिस ने देश के नाम संबोधन में जेनजी से माफी मांगी। कहा कि हमसे चूक हो गई, मारे गए देश के होनहार युवा। सभी पुलिस स्टेशन में पुलिस की तैनाती बहाल की। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों का भारतीय बाजार पर भी पड़ रहा असर। नेपाल से सटी सीमाओं पर ठप हुआ कारोबार। सीमा से सटे भारतीय बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। नेपाल में अशांति पर भारत की पैनी नजर है। एसएसबी ने सीमा पर अलग अलग स्थानों पर पकड़े गए करीब 60 लोग। गिरफ्तार लोगों में अधिकतर नेपाली शामिल हैं। जेल तोड़कर भागने का शक है इन पर। नेपाल हिंसा के पीछे साजिश का शक। एबीपी न्यूज पर डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल संजीव का बड़ा खुलासा। कहा कि ऑफिस में आज से पहले निकाली गई थी 100 हार्ड डिस्क। नेपाल के पूर्व पीएम ओली की पार्टी ने चेतावनी दी है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमएल ने कहा कि अगर संविधान से हुई छेड़खानी तो एमएलए करेगा आंदोलन। जेनजी रेवोल्यूशन समूह के प्रवक्ता जेम्स कार्की ने मांग की है सरकार के अधीन बनाई जाए जेनजी रेवोल्यूशन समिति। पिछली सरकारों ने हमें बुरी तरह से निराश किया। नेपाल से भारत पहुंचा गाजियाबाद की महिला का शव। एक होटल में आग के दौरान रस्सी से उतरते समय उनका हाथ फिसल गया था। उपद्रवियों के हमले के दौरान बिछड़ गए थे दंपति। बीजेपी विधायक पन्नालाल शाक्य का बड़ा बयान। कहा कि नेपाल की तरह भारत में छिड़ सकता है गृह युद्ध। श्रीलंका अफगानिस्तान जैसे हो सकते हैं भारत में भी हालात। नेपाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों पर एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि जब पराकाष्ठा हो जाती है तो ऐसे ही नतीजे आते हैं। यहां भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। नेपाल के हालात पर बोले केंद्रीय मंत्री केसी त्यागी, कोई परिवर्तन या फिर क्रांति का माहौल नहीं है। वहां अराजकता का माहौल है, शांति की कामना है। सीपी राधाकृष्णन आज देश के 15वें उपराष्ट्रपति पद का शपथ ग्रहण करेंगे। तो वहीं राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें शपथ दिलाएंगे। राहुल गांधी से किसकी तीखी बहस हो गई। वोट चोरी के मामले पर राहुल गांधी ने फिर से क्या बयान दे दिया। खेल को लेकर क्यों मचा हुआ है सियासी संग्राम। राजनीति की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट 9 सेकंड न्यूज में। रायबरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में हुई दिशा की बैठक में सांसद राहुल गांधी और मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के बीच जमकर बहस हो गई। सांसद केएल शर्मा भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के अंदर का वीडियो सामने आया।
रायबरेली में राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के नए सबूत जल्द देंगे। जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ नारा चल रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की नजरबंदी मामले पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। कहा कि अगर कश्मीर में सब कुछ ठीक तो क्यों हो रही नेताओं की गिरफ्तारी? केंद्र सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर गरमाई सियासत। एसपी नेता अबू आजमी ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनके साथ मैच नहीं होना चाहिए। एशिया कप में भारत पाकिस्तान के मैच पर एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले ने हैरानी व्यक्त की है। कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार का रुख स्पष्ट था, तो फिर ये मैच क्यों हो रहा है? भारत वर्सेस पाकिस्तान मैच पर शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा है कि ये मैच रद्द होना चाहिए। अगर ये रद्द नहीं हुआ तो इसे हम देखेंगे नहीं और सिंदूर सम्मान यात्रा भी निकालेंगे। भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के बचपन के कोच ज्वाला सिंह ने भारत पाकिस्तान के मैच का विरोध किया है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मैच खेला जा रहा है। और आइए आप कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं फटाफट अंदाज में। 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं। अररिया के एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर नारेबाजी हुई। आमने सामने आ गए टिकट के दावेदारों के समर्थक। हंगामा बढ़ने पर जेडीयू कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने दखल दिया। आज पटना में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का अधिवेशन होगा। बिहार चुनाव से पहले ओपी राजभर का पटना में शक्ति प्रदर्शन। ओपी राजभर ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त की है। ओपी राजभर के शक्ति प्रदर्शन पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा कि बिहार में उनके चुनाव लड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी में बीजेपी से चल रही उनकी नाराजगी, बिहार में पीला गमछा लहराने से फायदा नहीं। बिहार के रोहतास में बीएसपी की बड़ी रैली। आकाश आनंद करेंगे रैली को संबोधित। करहर विधानसभा सीट से उदय प्रताप सिंह बीएसपी से लड़ेंगे चुनाव। बिहार में सीएम फेस पर बोले कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह। कहा कि महागठबंधन में तेजस्वी ही रहेंगे सीएम का चेहरा। टिकट बंटवारे के बाद की जाएगी घोषणा। महागठबंधन में शामिल होने के लिए एआईएमआईएम की का राबड़ी देवी के आवास पर मार्च। हाथों में बैनर लेकर बिहार एआईएमआईएम अध्यक्ष के नेतृत्व में अनोखा प्रदर्शन किया गया। बिहार चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करेंगे शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वर आनंद। 45 दिन तक चलाएंगे अभियान। 45 दिन तक गौ मतदाता संकल्प यात्रा निकालने का उन्होंने ऐलान किया। अभी मुक्तेश्वर आनंद की यात्रा पर बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए गाय के बारे में बताने की जरूरत नहीं, वोट चोरी के बारे में बताना जरूरी है। अभी मुक्तेश्वर आनंद की जागरूकता यात्रा पर बोले कांग्रेस नेता राजेश राठौर। कहा कि बिहार में धर्म गुरुओं का स्वागत। अगर धार्मिक बात करेंगे तो लोग फूलों की माला पहनाएंगे, वोट मांगेंगे तो जूतों की माला पहनेंगे। बिहार की कानून व्यवस्था पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा। कहा कि अपराधी बिहार में विजय और सम्राट हो गए। भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हो गए। नीतीश कुमार के घर पर बनते हैं आपराधिक प्लान। पटना के राघोपुर हत्या मामले में डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी को बताया जिम्मेदार। कहा कि उम्मीदवार की हत्या के मामले में जांच पूरी होगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तेजस्वी यादव के बयान पर बोले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर। कहा कि नीतीश अपराध के भीष्म पितामह है तो तेजस्वी यादव दुर्योधन है। लालू राज ने 15 साल बिहार को गर्त में पहुंचाया। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने नीतीश कुमार पर तेजस्वी के आरोपों को हास्यास्पद बताया है। कहा कि उनके पिताजी भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए और सवाल हमारी सरकार पर कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव और आरजेडी पर निशाना साधा। लालू परिवार पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप लगाया। तेजस्वी झूठ फैलाकर सच्चाई छिपा नहीं सकते। लालू के राज में था जंगल राज। एसआईआर के मामले पर स्टालिन सरकार में मंत्री दुरई मुरुगन का विवादित बयान। कहा कि तमिलनाडु बिहार नहीं, यहां जागरूक हैं लोग और स्टालिन का नेतृत्व है। यहां के लोग जागरूक हैं और शासन भी बिल्कुल बिहार से अलग है। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा कि मतदाता सूची को पुनरीक्षित करने के लिए अभियान चलाना गलत नहीं। भारत के नागरिकों को ही मिलना चाहिए वोट का अधिकार। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन पर निशाना साधा। कम्युनिस्ट पार्टी को मूड कटवा पार्टी करार दिया। लालू राबड़ी के शासनकाल को उन्होंने जंगलराज बताया। बिहार के विकास पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा कि पीएम मोदी और नीतीश सरकार की डबल इंजन सरकार से बदली बिहार की तस्वीर। फिर से एनडीए की सरकार बनाने का उन्होंने दावा भी किया।
राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर सियासी पारा क्यों चढ़ा हुआ है, और वहीं द बंगाल फाइल्स मूवी देखने के बाद किसने कहा कि हर हिंदुस्तानी को यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। दूसरी बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में 9 सेकंड न्यूज में। महबूब मुफ्ती ने डोडा के हालातों पर चिंता व्यक्त की, कहा कि इंटरनेट पर प्रतिबंध, स्कूल बंद करना और कर्फ्यू लगाना बेहद चिंताजनक है। सीएम से जल्द मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग की। राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन के आरोपों पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा, कहा कि यह विषय बहुत गंभीर है, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। राहुल की सुरक्षा से जुड़े लेटर पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कहा कि वोट चोरी कैंपेन से घबरा गई है बीजेपी, इसलिए लेटर को सार्वजनिक कराया गया। संवेदनशील मुद्दों को लीक नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सुरक्षा मामले पर निशाना साधा, कहा कि सुरक्षा नहीं दी जाती तो हल्ला करते हैं, दी जाती है तो नियमों का पालन नहीं करते। राहुल की विदेश यात्रा की जांच होनी चाहिए। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस वाले कुत्ते पालते हैं, बीजेपी के लोग गाय पालते हैं। गाय माता के लिए बीजेपी ने आंदोलन किया। संभल में द बंगाल फाइल्स फिल्म देखने के लिए पहुंचे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिल्म पर दिया बड़ा बयान, कहा कि हर हिंदुस्तानी को यह मूवी देखनी चाहिए। फिल्म बंगाल में हुए दंगों के सच का आईना है। और आइए राजनीति के अलावा 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं देश की कुछ और बड़ी खबरें। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री। आज ही अयोध्या रवाना भी होंगे नवीन चंद्र रामगुलाम। गुरुवार को वाराणसी में देखी उन्होंने विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती। दंतेवाड़ा में हुए आईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल हो गए। नक्सलियों ने ये बम प्लांट किया था। एरिया में डीमाइनिंग के लिए निकली थी सुरक्षा बलों की टीम। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 10 नक्सली ढेर, मारा गया 1 करोड़ का इनामी मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज। अमित शाह ने कहा कि समय रहते बचे कुछ नक्सली भी आत्मसमर्पण करते हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 26 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। आईडी सहित बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। छेड़खानी और मारपीट के मामले में आप विधायक मनजिंदर सिंह दोषी, आज होगा सजा का ऐलान। 2013 के मामले में कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। किसान प्रदर्शन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप, कंगना रनौत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस रद्द करने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल को दिल्ली में आवास आवंटित करने की मांग, दिल्ली हाईकोर्ट आज मामले पर सुनवाई करेगा। आम आदमी पार्टी ने दायर किया याचिका। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा को गति देने के लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एवेवा ग्रुप में के साथ मिलाया है हाथ। राज्य में बुनियादी ढांचे के निर्माण के साथ ही कई क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन को गति मिल सकेगी। भारत इजरायल निवेश पर इजरायल के वित्त मंत्रालय के अर्थशास्त्री अब्राहम जोन का बड़ा बयान आया है सामने। अडानी समूह के हाइफा पोर्ट में निवेश को बताया एक बड़ा कदम। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल और तेल अवीव में बन रही मेट्रो जैसी परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों के लिए बड़ी संभावना है। चलता हुआ ट्रक कहां बना आग का गोला, किस रिहायशी इलाके में घुसा हाथियों का एक बड़ा झुंड, कहां पर कलेक्ट्रेट की छत ढही, और राज्यों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं फटाफट 9 सेकंड में। राजस्थान में पूर्व बीजेपी विधायक के परिजनों पर जाति विशेष के लोगों का हमला, 5 लोग घायल। गांव में दूसरी जाति की लड़की को भगाने को लेकर विवाद हुआ था। गुरुग्राम में अलग अलग स्थानों में 2 गाड़ियों में आग लगी। कपड़ीबाज के पास एक चलते हुए ट्रक में आग लगी, तो वहीं पटौदी में कार जली। चालकों ने समय रहते उतरकर अपनी जान बचाई। कर्नाटक में वन विभाग के कर्मचारियों को बाघ के पिंजरे में किया गया बंद। लगातार जंगली जानवरों के हमले से परेशान ग्रामीणों ने कैद किया। कुंडलूपेट इलाके की घटना है। हल्द्वानी में आधी रात को रिहायशी इलाके में हाथियों का झुंड घुस गया। लालकुआं इलाके की घटना करीब 1.5 घंटे की कोशिशों के बाद जंगली इलाके की ओर गया हाथियों का झुंड। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से डिस्चार्ज हुए। बुखार और हृदय गति कम होने के चलते हुए थे भर्ती, अब हालात में सुधार है। यूपी के ललितपुर में हुए सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मारी थी। कोतवाली महरौनी क्षेत्र के सिलावन गांव की घटना है। बारामूला के एक घर में घुसी तेज रफ्तार एसयूवी कार, हादसे में घर में मौजूद एक शख्स घायल हो गया। नाबालिग चला रहा था इस कार को, खो दिया था कार पर कंट्रोल।
तेलंगाना में आदिलाबाद कलेक्ट्रेट की छत ढही। हादसे के समय मंत्री जुपल्ली कलेक्ट्रेट में ही कर रहे थे बैठक। गनीमत रही कि घटना के वक्त मौजूद नहीं था कोई शख्स। लखनऊ हरदोई रोड पर 50 फीट गहरी खाई में गिरी रोडवेज बस। कम से कम 5 लोगों की मौत की जानकारी। काकोरी के पास टैंकर से हुई थी टक्कर। लखनऊ के कैसरबाग से रवाना होते समय सवार थे 50 से ज्यादा यात्री। लखनऊ में खाई में गिरी रोडवेज बस। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लिया और अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। हरियाणा के रेवाड़ी में चालान करने पर भड़का प्राइवेट बस का मुंशी। कहा कि पुलिस वाले बस में फ्री करते हैं सफर, इन्हें चाहिए पैसा। पुलिस ने प्रेशर हॉर्न बजाने पर किया था चालान। जाति छिपाकर कथा करने पर कथावाचक ने मांगी माफी। लखीमपुर खीरी में कथा करने वाले पारस मौर्य ने कहा कि अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पीलीभीत में ग्रामीणों ने आवारा जानवरों से निजात दिलाए जाने की मांग की है। मौके पर ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने दिया निर्देश। माइक बंद हुआ तो माइक वाले को बताया एसबी बीएसपी का आदेश। और आइए फटाफट आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड में। कैथल कोर्ट ने इंस्पेक्टर को लॉकअप में बंद करने का आदेश दिया। जिला अदालत ने सैलरी अटैच करने का भी दिया आदेश। बार बार कोर्ट की इंस्पेक्टर कर रहा था अवमानना। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के बस्ती की, जहां पर एक युवक का बाइक पर स्टंट करने वाला वीडियो सामने आया। यहां पर युवक सड़क पर तेज रफ्तार गाड़ियों के बीच बाइक पर खड़ा होकर स्टंट करता दिखा और उसकी एक करतूत पीछे कार से गुजर रहे सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली, जो सोशल मीडिया पर भी जमकर अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि ना तो इस युवक ने हेलमेट पहन रखा है और ना ही इसे अपने साथ साथ दूसरों की सुरक्षा की कोई परवाह है। स्टंट की सनक में ये बाइक पर खड़ा है और बाइक पूरी रफ्तार से नेशनल हाईवे पर दौड़ रही है। इस युवक की एक गलती इसकी जिंदगी पर या फिर किसी और की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। बावजूद इसके ये बेपरवाह होकर सड़क पर खुलेआम स्टंट कर रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अब युवक की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर रही है। और आइए अब बात करते हैं राजस्थान की, जहां की राजसमंद में एक तेंदुआ सड़क के किनारे आराम फरमाता हुआ नजर आया। आपको बता दें कि इसको देखने के बाद सड़क से गुजर रहे लोग खौफजदा भी हो गए, लेकिन देखिए तेंदुए का वीडियो भी यहां पर बनाया गया। तेंदुआ सड़क के किनारे बनी हुई दीवार पर बैठकर आराम फरमा रहा था। मामला गणेश वाटिका के पास अगरिया मार्ग का है, जहां पर सड़क के किनारे तेंदुए को खुलेआम घूमता हुआ देख ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके बाद लोगों ने इस तेंदुए को रिहायशी इलाके की ओर जाते हुए देखा, जिससे उनकी टेंशन काफी बढ़ गई है। लोग अब वन विभाग से इस तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग कर रहे हैं। और आइए अब खबर आपको दिखा दें मध्य प्रदेश के कटनी से। यहां पर युवक की पिटाई का मामला सामने आया है, जहां पर लोगों ने चोरी के शक में एक युवक को पकड़ लिया था और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। युवक लोगों से बचने के लिए पानी से भरे हुए खदान में कूद गया, लेकिन लोगों ने उसके बाहर निकलने का इंतजार किया। बाहर निकलने पर फिर उसकी पिटाई कर डाली। तस्वीरें रंगनाथ नगर इलाके के पाठक वार्ड की हैं, जहां पर इन दिनों चोरों के घुसने की अफवाह फैली हुई है। यहां पर लोगों ने संदिग्ध युवक को देखा तो उसकी घेर कर पिटाई करनी शुरू कर दी। आपको बता दें कि लोगों से बचने के लिए युवक एक पानी से भरे हुए खदान में कूद गया था, लेकिन लोगों ने इसे नहीं बख्शा। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, किसी तरह से युवक को लोगों के चंगुल से छुड़ाया और उसे अपने साथ ले गई। इस दौरान पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें पश्चिमी सिक्किम से है, जहां पर नदी में आए तेज उफान में 3 लोग बह गए, जिन्हें बचाने के लिए रात में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में पानी का तेज बहाव और लहरों में फंसे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से बचाने की कोशिश की जा रही है। दरअसल सिक्किम में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिससे नदी और नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से भूस्खलन भी खतरा यहां पर भूस्खलन का बना हुआ है, जिसमें दबने से 4 लोगों की मौत हो गई। यानी कि इस वक्त सिक्किम आसमानी आफत से जूझ रहा है। और आइए अब आपको एक बड़ी खबर बता दें। तेलंगाना के हनमकोंडा में स्कूल में खेलते हुए 10वीं के एक छात्र की अचानक गिरकर मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि छात्र की मौत शिक्षकों की पिटाई की वजह से हुई है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। तस्वीरों में देखिए, लाइन में खड़ा 10वीं का छात्र अचानक जमीन पर गिर जाता है और कुछ ही देर में दम तोड़ देता है। स्कूल में खेलने के दौरान छात्र की मौत से कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक छात्र के माता पिता का आरोप है कि स्कूल के शिक्षकों की पिटाई से
उसे अंदरूनी चोट पहुंची, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना ने स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और शिक्षकों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के कारणों के बाद ही पुलिस जांच शुरू करेगी। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला में तेज रफ्तार एसयूवी का कहर देखने को मिला, जिससे एक परिवार की जान पर आ गई। इस एसयूवी कार को दरअसल एक नाबालिग चला रहा था और उसने कार पर नियंत्रण खो दिया तो यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि इस एसयूवी कार की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि ड्राइवर इस पर अपना नियंत्रण नहीं रख पाया और यह कार घर की दीवार को तोड़ते हुए सीधे जाकर किचन में घुस गई। ये कार जिस जगह आपको घुसी दिखाई दे रही है वो घर का किचन ही है। कार की हालत को देखकर आपको इसकी रफ्तार का अंदाजा हो गया होगा। जब ये कार घर में घुसी तो परिवार के 5 सदस्य खाना खा रहे थे। एक व्यक्ति इस दुर्घटना में घायल हुआ है। इस कार का ड्राइवर नाबालिग बताया जा रहा है। ये घटना उरी के सलामाबाद इलाके के गांव तचाना में घटी। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में रिहायशी इलाके में हाथियों के झुंड से डर का माहौल पैदा हो गया। यहां देर रात करीब 10 हाथियों का झुंड जंगल से निकलकर वार्ड नंबर 1 तक पहुंच गया। पहले जंगली हाथियों के झुंड ने मंदिर पर डेरा जमाया और फिर आसपास लगे पेड़ के पत्तों को खाया। कई हाथियों को एक साथ देखकर नगर वासियों के होश उड़ गए। हाथियों की तेज चिंगार से लोगों की नींदें उड़ गईं और जब तक हाथियों का डेरा जमा रहा तब तक लोग जागने को मजबूर हो गए। लोगों ने शोर मचाकर हाथियों को भगाने का प्रयास किया, लेकिन हाथी टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद लोगों ने दोपहिया गाड़ियों के हॉर्न बजाकर हाथियों के झुंड को वापस जंगल जाने पर मजबूर कर दिया। जब हाथी जंगल की तरफ लौट गए तब कहीं जाकर लोगों की जान में जान आई। वहीं शहरी इलाके में आए जंगली हाथियों ने वन विभाग के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और चलिए अब बात करते हैं तेलंगाना की आदिलाबाद की, जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब कलेक्ट्रेट परिसर में मंत्री जी की मौजूदगी में ए सेक्शन की बालकनी भरभरा कर नीचे गिर गई। अचानक गिरी बालकनी से पूरा हॉल मलबे से भर गया। एक मंजिल का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो गया। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर का ए सेक्शन का निर्माण काफी पुराना था और लगातार कई दिनों से मरम्मत की शिकायत की जा रही थी। अगर समय रहते बालकनी की मरम्मत हो जाती तो शायद आज ये हादसा नहीं होता। फिलहाल हादसे से जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घटना ने सरकारी इमारतों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यूपी के कन्नौज में कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। ऐसे में यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने जमीन पर उतरकर बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा लिया और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। कहीं नाव से तो कहीं ट्रैक्टर पर बैठकर तो कहीं घुटने तक पानी में घुसकर मंत्री असीम अरुण ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इतना ही नहीं, असीम अरुण ने किसानों की डूबी फसलों का मुआयना भी किया, ग्रामीणों से उनकी समस्याएं सुनी, उनसे संवाद कर मदद के लिए भरोसा दिलाया। मंत्री असीम अरुण इस दौरान बाढ़ कमांड सेंटर का भी निरीक्षण करने पहुंचे, जहां अधिकारियों से बाढ़ से ग्रसित गांव के हालचाल लिए। बता दें कि मौजूदा समय में कन्नौज के 22 गांव बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। यहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त है, रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित लोगों की सरकार से बड़ी आस है। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार पुलिस को बम धमाके की धमकी मिली है। पाकिस्तानी हैंडलर ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह धमकी दी। धमकी के बाद राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिलों को चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक स्थानों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हर जगह पुलिस की तैनाती और निगरानी करने की यहां पर जानकारी मिल रही है, जो निर्देश यहां पर दिए गए हैं। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शशांक, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी हैंडलर के माध्यम से सोशल मीडिया पर यह धमकी दी गई, और क्या जानकारी? देखिए, बिहार पुलिस को पाकिस्तान से राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर बम धमाके की धमकी मिली है। एक्स प्लेटफॉर्म पर असद नाम के पाकिस्तानी हैंडलर ने
आज जी। 12 सितंबर को शाम 4 बजे बम ब्लास्ट करने की धमकी दी है। इस धमकी के बाद पुलिस मुख्यालय ने एहतियातन सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए चौकसी बरतने के निर्देश दिए हैं। खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, प्रमुख बाजार और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जांच और गश्ती बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। बम निरोधक दस्तों को भी लगाने को कहा गया है। आपको बता दें, इधर हाल के दिनों में शरारती तत्वों के द्वारा लगातार इस तरह के बम धमाकों की धमकी जो है वो दी जा रही है। आपको बता दें, 3-4 दिन पूर्व पटना साहिब गुरुद्वारा और इसके पहले 29 अगस्त को पटना सिविल कोर्ट में भी जो है बम ब्लास्ट करने की धमकी मिली थी। आपको बता दें, ये अभी जो ताजा मामला है, ये ऐसे समय में आया है जब नेपाल में जो है भारी हिंसा देखने को मिली है। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में इटावा जैसा एक मामला सामने आया, जहां जाति छिपाकर कथा कहने पर कथावाचक से अभद्रता की गई, उससे माफी भी मंगवाई गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बताया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी के खमरिया कस्बे के राम जानकी मंदिर में पिछले 6 दिनों से श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी, लेकिन 7वें दिन तब उस वक्त विवाद हो गया जब गांव वालों को कथावाचक के जाति छिपाने का पता चला, जिसके बाद भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। अपनी जाति छुपा के हमने कथा कही, देखो सीधी बात है, सीधा सीधा माफी मांगोगा, है ना। जिसके बाद कथावाचक को माफी मांगनी पड़ी और ये भी कहा कि भविष्य में कभी जाति छिपाकर कथा नहीं कहेगा, लेकिन इसके बाद भी लोगों का गुस्सा खत्म नहीं हुआ। यदि आपकी भावना आहत है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारा पारस मौर्य परिवार में जन्म हुआ। अपने झूठ बता के कि आप ब्राह्मण हैं, अपने झूठ ये कहिए ना, सीधा सीधा कहो। जब लोग अभद्रता करने लगे, कथावाचक को अपना सामान समेटकर पांडाल से जाना पड़ा। वहीं लोगों का कहना है कि कथा शुरू होने से पहले कथावाचक ने अपनी जाति ब्राह्मण बताई थी और कहा था कि वो काशी का रहने वाला है, लेकिन जब लोगों को इसके बारे में पता चला तो खुद कथावाचक ने कबूल किया कि उसका पूरा नाम पारस मौर्य है और पहले भी जाति छिपाकर कथा सुना चुका है। बता दें कि इससे पहले भी इसी तरह का मामला यूपी के इटावा में सामने आया था।